प्यारे बच्चों, आपका क्लास में स्वागत है बच्चों। और आज हम हल करेंगे जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा हाई स्कूल के लिए गणित का प्रश्न पत्र जो है का मॉडल पेपर घोषित किया गया है उसके बारे में। तो इसका जो सोल्यूशन हम देखते हुए चलेंगे बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं क्योंकि मॉडल पेपर से ऐसा हो रहा है कि जो पेपर हो रहा है उसमें मॉडल पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये मैथ्स का पेपर है, थोड़ा लेंदी ही पेपर होगा। तो यहाँ पर आपका पेपर 70 नंबर का होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेंगे पेपर के लिए, जिसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। सभी प्रश्न जो हैं यहाँ जो आपका मैथ्स का पेपर उसमें टोटल 7 प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्नों के नंबर जो उसके सामने ही अंकित कर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो है वो आपका बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो पहला है का वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह अभाज्य संख्याओं के युग्म की अगर हम बात करें तो सेकंड वाला जो है विकल्प इसका सही होगा। 18 और 25 जो है वो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल है। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण दिया है, इसकी तुलना हम ax² + bx + c = 0 से करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 3 और b बराबर क्या आ जाएगा -4। ठीक है, -4 और यहाँ पर c बराबर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, c का मान कुछ नहीं दिया गया तो c बराबर क्या आ गया 0। तो यहाँ पर अगर हम मूलों के गुणनफल की बात कर रहे हैं तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। ठीक है, मूलों के गुणनफल की बात कर रहे हैं तो c क्या हो जाएगा आपका c/a मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर c क्या है 0, 0/a की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, 0 में 3 का भाग करेंगे अगर 0 में तो 0 ही आएगा। आपका पहला विकल्प आपका सही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों पहला विकल्प आपका सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला विकल्प सही हो गया, इसमें सेकंड वाला था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो है आपका तीसरा, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि। तो अगर हम समरूप त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समान रूप से जो है क्या कहते हैं वो एक जैसे दिखेंगे, यानी उनकी संगत भुजाएं जो होंगी क्या होंगी, अनुपातिक होंगी और साथ ही उनके संगत कोण भी क्या होते हैं बच्चों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट जो दिए गए हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, ये भी पॉइंट सही है, और साथ ही संगत कोण जो है वो बराबर हों, ये भी पॉइंट सही है। आगे इसके विकल्प देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए उपयुक्त में से दोनों ये विकल्प भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर थर्ड नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो तीसरा विकल्प आपका इसमें बच्चों सही होगा। घ प्रश्न दिया हुआ है cos 30 माइनस साइन 60 और साइन 30 का मान है। तो यहाँ पर आपको बच्चों जो आपने त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपने एक टेबल पढ़ी होगी जिसमें सारे मान जो हैं आपने याद किए होंगे। उन्हीं मानों को यहाँ पर पुटअप करना है और पुटअप करने के बाद देखना है कि इसका मान क्या आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों मान ही आपको केवल पुटअप करना है। cos 60 का मान कितना होता है, यहाँ पर cos 60 का मान हो गया आपका, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर cos 60 30 डिग्री, साइन 60 साइन 30 का मान हमने रख दिया है। √3/4 माइनस √3/4 घटेगा इसमें तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही हो गया है। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आपका समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक आते हैं। मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट विकल्प है बच्चों यहाँ पर 4 नंबर का, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और इन बिंदुओं से बनने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए आपके पास फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ पर इस मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, ये आपका फार्मूला होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये x1 y1 हो जाएगा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका ये x2 y2 हो गया। अब यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो -8, ठीक है, +0/2 और यहाँ पे कॉमन में आ जाएगा बच्चों y1 की वैल्यू क्या है आपकी 0, ठीक है, और प्लस की जगह यहाँ पे y2 की वैल्यू -8 है तो -8/2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -8/2 यानी -4 और कॉमा -4। तो यहाँ पर देखिए -4 कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प सही है इसका। तो यहाँ पर थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर।
जो बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको आप पीछे रफ कार्य के साथ हल कर लीजिए। उसके बाद केवल आंसर यहाँ पे लिखिए। प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे विकल्प भी उतारने की ज़रूरत नहीं है। जो सही विकल्प है केवल उसका नंबरिंग कीजिए। जैसे सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, तो वो विकल्प का नंबर करके उसका सही आंसर आपको लिखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए जो दूसरा प्रश्न आपका, सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करने भी ज़रूरी हैं, इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति आपको बताना है। ऐसा सवाल बच्चों आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ज़रूर से इस तरह के सवाल जो है फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा। फार्मूले के आधार पर जो है आप इसको जो है कर सकते हैं। तो चाहे आपका समीकरण में, द्विघात समीकरण में कुछ भी दिया हो। तो इसको आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये समीकरण का रूप जो है इसको हम तुलना करेंगे ax² + bx + c से। तो यहाँ पर विविक्त कर ज्ञात करना है हमें। तो विविक्त कर कैपिटल D बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ पर तुलना करा हमने तो a बराबर आ गया आपका 2, b बराबर क्या आ गया -4 और c बराबर आ गया 3। अब यहाँ पर b² - 4ac में जो है आप मान रखेंगे और इसको हल करेंगे तो आपका आ गया -8। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान कितना आ गया, -8 आ गया। और -8 जो आया है मान बच्चों वो क्या है, 0 से छोटा है। माइनस लगा हुआ है इसलिए ये क्या है बच्चों, 0 से छोटा है। तो जब b² - 4ac < 0 है तब क्या होता है कि समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर उसकी प्रकृति क्या हो गई कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको निश्चित रूप से कर लीजिएगा। समीकरण के रूप में कोई भी द्विघात समीकरण आ सकता है आपके प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका ख नंबर का जो है कि 15 cot a = 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है। आपको जो है केवल जो है फार्मूला लगाना है, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, मतलब सारे फार्मूले आपने पढ़े होंगे कि क्या होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहाँ तक कि आपने लाल बटे कक्का वाला फार्मूला जो पढ़ा है उसी पर ही आधारित प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ 15 cot a बराबर दिया है, तो cot a बराबर आपका आ जाएगा 8/15। ठीक है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब हो गया, tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा। ठीक है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आधार आपका क्या आ जाएगा, 8 आ गया, और यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी 15 जो है वो क्या आ गया आपका, लंब आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है b का मान कितना आ गया, ये हो गया है आपका 8, और यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो गया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से अब हम इसकी तीसरी भुजा AC को हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके आधार पर हम इसको निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए h² = p² + b² हो गया। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 + 64 यानी 289, जो कि अब जब हम h² = 289 तो h बराबर √ हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा तो 17 हो गया। यानी यहाँ पर हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया, 17 आ गया। तब हमें जो जो चीज़ें ज्ञात करनी है सिर्फ वही लिखना है। साइन थीटा ज्ञात करना है, या एक मान लीजिए आपको एंगल ए मान लीजिए दिया हुआ है, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर बच्चों जब आपने फार्मूला पढ़ा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, या परपेंडिकुलर अपान कर्ण की बात हाइपोथेनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 बटे हो जाएगा, यहाँ लंब ये 15 हो गया, कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। तो साइन ए का मान कितना हो गया, 15/17। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी हम बच्चों करेंगे। इसके बाद बच्चों हमें ज्ञात करना है सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा बराबर, सेक जो होता है बच्चों वो कॉस का अपोजिट होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना हो गया आपका, 17 हो गया, और आधार का मान 8 है। ठीक, तो यहाँ पर साइन ए का मान भी आपने ज्ञात कर लिया और सेक ए का मान ज्ञात कर लिया। बहुत ही आसान है। तो इस तरीके का प्रश्न निश्चित रूप से बच्चों आएगा पेपर में, तो ऐसे टाइप के प्रश्नों को जरूर से आप हल कर लीजिएगा। बहुत ही आसान होते हैं। बेस आपको पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन कॉस सेक और कॉसेक का मान जो है वो फार्मूला में क्या होता है बच्चों, लाल बटे का फार्मूला आपको याद ही होगा है। और उसके आधार पर जो है आप मान जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एक भुजा का मान अननोन रहेगा उसको ज्ञात करके और बाकी और मान ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आपका जो दिया गया है वो है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको पता होगा बच्चों, जो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हल करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से हल करेंगे। A1 का मान हमें दिया है, A2 का मान दिया गया है और हम जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो एरिया ऑफ A1 इक्वल बटे एरिया ऑफ A2 इक्वल टू हो जाएगा भुजा पहली वाली भुजा का स्क्वायर बटे दूसरी वाली भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम भुजा बटे भुजा हमें ज्ञात करनी है तो ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल के रूप में आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए इसका वर्गमूल के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे भुजा बराबर हो जाएगा √121 बटे 289। तो यहाँ पर 121 11 का वर्गमूल है और 289 जो है 17 का वर्गमूल है। तो पहली भुजा और दूसरी भुजा का अनुपात कितना होगा, 11/17 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हम हल कर सकते हैं। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, आ सकता है एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, यदि किसी बंटन का माध्य दिया गया है 16, बहुलक 13 है तो बंटन की माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो हमने लिख ली। और माध्यिका के लिए फार्मूला होता है बच्चों, ये फार्मूला आपको याद रखना है। कुछ भी आ जाए, माध्य बहुलक कुछ भी मान दिया हो या माध्यिका, इन तीनों में से कोई भी अगर एक एब्सेंट है तो उसका फार्मूला होता है 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, 2 गुना होता है माध्यिका। ठीक है, इसमें जुड़ जाएगा। ये फार्मूला आपको याद अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है मान रख देंगे आप में, तो यहाँ पर आ जाएगा माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा, 45/3 यानी 15। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। माध्य, ये फार्मूला निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, तो इसमें मान रखने पे सीधे सीधे आ जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है इस तरह के प्रश्न। अब बढ़ते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर। आपके जो तीसरा प्रश्न है आपका बच्चों, वो उसमें सभी खंड करने हैं। इसमें भी जो है का जो दिया गया, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, हर साल एग्जाम में आता है। कोई ज़रूरी नहीं आपको √3 दिया हो सकता है आपको √5 दिया जा सकता है बच्चों, √2 दिया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ भी अगर आएगा तो आपको उसी तरीके से प्रक्रिया पूरी करने की वही है, उसी तरीके से आपको करना है। और निश्चित रूप से बच्चों ये सवाल आने ही आने वाला है, 100% इसका सवाल जरूर रहेगा आपके पेपर में। बहुत अच्छे से बच्चों इसको हल कर लीजिए, अच्छे से समझ भी लीजिए। तो यहाँ पर जो भी दिया रहेगा सबसे पहले उसको मानेंगे कि मान लिया क्या हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम उसका अपोजिट लेके चलेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए अब चूंकि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पर P और Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, और साथ ही बच्चों P और Q जो है वो क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का, इसलिए √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। बिल्कुल इसी तरीके से लिखिएगा। अगर √3 की जगह √2 आता है तो यहाँ √2 लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक, या √5 आता है, जो भी आएगा आपको वैसे ही हल करना है बच्चों। तो इसी तरीके से आपको हल करना है। फिर यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P²/Q²। आएगा। कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से करते हैं, लेकिन करने का सही मेथड यही है। अगर आप इस मेथड से करेंगे एक भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस प्रश्न को आप टोटली रट लीजिए बच्चों। यहाँ अगर 3 की जगह 2, 5, 2√7 इस तरह से कुछ भी लिख के आ सकता है, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दोनों पक्षों का वर्ग किया, 3 बराबर P²/Q², 3Q² बराबर आ गया P²। इसको समीकरण नंबर आप 1 देंगे। अब इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, चूँकि 3 जो है बच्चों ये मल्टीप्लाई के रूप में आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ क्या, 3 P² को विभाजित करता है। इसलिए 3 क्या हो जाएगा, P का एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब P का एक गुणनखंड है तो यानी P बराबर क्या हो गया, 3 × M। M यहाँ पर हमने क्या मान लिया है, कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P² बराबर 3M का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए Q² बराबर 3M का स्क्वायर आ गया। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि 3 जो है वो Q² का भी एक गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए 3 क्या होगा, Q का भी एक गुणनखंड होगा। अब इससे यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, निकल के क्या आ रहा है निष्कर्ष कि 3 क्या है, P का भी गुणनखंड है और Q का भी गुणनखंड है, यानी दोनों का गुणनखंड है। जबकि हमने मान लिया था कि P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा जो है कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये गलत साबित हुआ या असत्य हो गया हमारा ये वाला कथन बच्चों। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों इस प्रश्न को करना है। निश्चित रूप से 100% ये प्रश्न आने वाला है। बहुत अच्छे से आप लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, निश्चित आएगा ये प्रश्न। अब बढ़ते हैं बच्चों इस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खा नंबर का प्रश्न है, जहाँ पर आपको A का मान ज्ञात करना है। निकाय दिया हुआ है, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपरिमित रूप से अनेक हल दिया हुआ है और हमें A का मान जो है वो ज्ञात करना है। 2 समीकरण दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप दोनों समीकरण अलग अलग लिख लेंगे। और चूंकि अनेक हल दिया गया है तो उसके लिए कंडीशन होती है बच्चों कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ये कंडीशन है, तो इसको फुलफिल करना चाहिए।
तो यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पर अब तुलना कर लेंगे तो A1 बराबर A आ गया, B1 बराबर 2 आ गया, C1 बराबर -2, ठीक है। इसी तरह A2 बराबर 8, B2 बराबर A और C2 बराबर -4 आ गया। अब यहाँ पर सब मान रख देंगे, ये सब इसके बराबर आ जाएंगे। और जब इनको बच्चों आप हल करेंगे तो यहाँ पर हो गया A² बराबर 16, A बराबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और जब इन दोनों को लेके चलेंगे, अगर मान लीजिए आप ये दोनों लेके चल रहे हैं तो 2A अब बराबर 1/2 हो जाएगा, तो A बराबर क्या आ जाएगा 4। चाहे किसी भी तरीके से करिए, A का मान क्या आ गया आपका 4, ठीक है। तो A बराबर 4 जो है समीकरण 1 व 2 को जो है वो संतुष्ट करेंगे। यहाँ पर बच्चों जो A बराबर 4 जो आएगा वो समीकरण 1 व 2 के लिए अनेक इसके हल होंगे। तो यहाँ पर A का मान ज्ञात करना था, तो A बराबर क्या आ गया आपका 4 आ गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है बच्चों। अब इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गा प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ पर चित्र बना हुआ है आपको। चित्र में यहाँ पर दिया गया है PS/SQ, ठीक है, यानी ये बटे ये बराबर है PT/TR, ठीक है। और यहाँ पर एंगल जो है PST यानी ये वाला एंगल जो है PRQ के बराबर है, PRQ, ठीक है, यानी इस वाले कोण के बराबर दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR जो है वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसके दोनों दो भुजाएं क्या हों आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ST जो है वो समानांतर हो जाएगा किसके, ये QR के। किस प्रमेय से बच्चों, थल्स प्रमेय के विलोम से जो है ये जो चूँकि भुजाएं संगत भुजाएं जो है अनुपातिक रूप से दी गई हैं, तो यहाँ पर जो है वो समानांतर हो जाएगा, ST समानांतर हो जाएगा QR के। अब यहाँ पर अगर कोण लेके चलें बच्चों हम लोग, अगर यहाँ पर हम लोग कोण लेके चलते हैं तो ये क्या हो जाएंगे आपके PST और PQR जो हो जाएंगे वो संगत कोण हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया है कि यहाँ पर ये प्रश्न में ही दिया गया है एंगल PST और एंगल PRQ जो है वो क्या है, आपस में बराबर हैं। तो जब हम इन दोनों को देखते हैं बच्चों तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, यहाँ देखिए PST जो है वो इसके बराबर है और PST इसके भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 और 2 से हम दोनों ये निष्कर्ष निकाल लेंगे, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब जब दोनों कोण बराबर हैं, अगर दो कोण बराबर हैं तो बच्चों उनके समान कोण की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती है। तो उनकी समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। अब दो भुजाएं बराबर हो गई तो क्या हो गया आपका त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इस प्रकार से बच्चों ये सिद्ध हो गया कि जो त्रिभुज है आपका वो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, घा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं जो हैं वो 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। तो शंकु के छिन्नक की तिरछी जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम पहले लिख लेंगे। शंकु की ऊंचाई जिसको हम h मानते हैं बच्चों 40 सेंटीमीटर दी हुई है। सिरों की त्रिज्याएं जो दो दी हुई हैं, एक R1 और एक R2, तो वो हो गई 38 और R2 बराबर 8 सेंटीमीटर हो गई। और हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी L ज्ञात हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमने L को जो है अज्ञात लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं। अब हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चों कि फार्मूला क्या होता है इसका। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखिए ये फार्मूला जो है L बराबर h² + R1 - R2 का स्क्वायर हो गया। L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम ज्ञात करेंगे तो 40² 38 - 8 का स्क्वायर हो गया। L बराबर हो जाएगा 1600 + 900 हो गया। तो यहाँ पर जो है L बराबर 2500 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है L का मान क्या आ जाएगा, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पर आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो तिर्यक ऊंचाई L का मान जो है हमें ज्ञात हो गया, क्या हो गया वो 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं L का मान। तो इस प्रकार से बच्चों तीसरे नंबर तक के प्रश्न हमारे यहीं पर कंप्लीट हो गए हैं। और इसके प्रश्न नंबर 4 से आगे के प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज के लिए बच्चों अभी इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट में जो है इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम लोग बच्चों आगे के प्रश्न जो है हल करेंगे। अभी तक इतने प्रश्न बच्चों अच्छे से आप तैयार कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो क्लास में। और बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।